किसी ने कुछ 3-4 रिकॉर्डिंग्स हो गई थी। पीछे अभी बैच में ऐड होकर किसी ने रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन देखा है? अरे सिद्धि स्थान की रिकॉर्डिंग्स देखी हैं अभी किसी ने? कितनी कंप्लीट हो गई, कितनी नहीं हुई? आवाज आ रही है सबको? आ रही है ना? तो रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में जाके देखा है अभी सिद्धि स्थान का जो बैच मैंने ऐड किया उसमें? मानसी तो पहले से ऐड थी। हाँ तो प्रवीण और राज वगैरह ने अभी नहीं देखा है ना? तो ये 5 सिद्धि स्थान में जब स्टार्टिंग हुआ था तो 1 से 4 चैप्टर इसके हो गए थे ना। 1 से 4 की रिकॉर्डिंग भी इसमें सेव्ड है। आप अगर अभी क्लास के साइड में रिकॉर्डिंग वाले उसमें सेगमेंट में देखेंगे तो दिख जाएगा आपको। अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग रिकॉर्डिंग है ना? तो 4 चैप्टर वो आपको कवर करने हैं, इसलिए आज इंट्रोडक्टरी क्लास करके खत्म करूंगा मैं। क्योंकि पहले वो 1 से 4 आप अच्छे से रीड कर लेना। 5वें चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट बस है। 5वां चैप्टर आज से जो स्टार्ट हो रहा है वो है नेत्र बस्ती व्यापक। सब निकाल लो। नेत्र बस्ती व्यापक 5वां अध्याय है सिद्धि स्थान का। नई बुक में पेज नंबर आएगा 932। है सबके पास बुक है काशीनाथ की? है ना? उस बुक में नेत्र बस्ती व्यापक मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कि बस्ती से रिलेटेड। तो तुम्हारी बुक कहाँ है भैया? तुम चरक के बिना ही तैयारी कर लोगे? तो घर पे तो बहुत दिन से गए थे ना। तो कुछ करो उसका, वहां से किसी से बुलवाओ। हाँ या तो आ जाओ। और सिद्धि स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टार्टिंग के 4 चैप्टर उसकी रिकॉर्डिंग्स में सेव्ड हैं। वो वहां से पढ़ना है ना? तो 5वां चैप्टर जो है, हम लोग ने क्या किया है कि हम लोग इस बार थोड़ा मैं बता दूं आपको। नया सेशन है तो नए सेशन में कुछ चेंजेस हैं। तो चेंजेस कैसे हैं कि अभी तक हम लोग सब्जेक्ट्स के नोट्स बांटते थे। हार्डली 30-40 पेजेस के नोट्स होते थे। उसको अपन कवर करते थे। और संहिता में कुछ मेन मेन स्थान जो रहते थे उनको बुक से पढ़ते थे, है ना? बाकी उसको भी नोट्स से ही पढ़ते थे। तो वो नोट्स वाला फॉर्मूला जो है वो अब खत्म कर दिया है। क्योंकि जिस हिसाब से आईपीजीडी का पेपर आप लोग ने देखा सबने, इस बार का, पिछली बार का, 2-3 साल से पेपर आ रहे हो, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सभी ने देखा है पेपर? तो पेपर देख के आपको ये समझ में आया होगा कि सुपरफिशियल नोट्स वाली चीजें पढ़ के 10-20 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाएंगे, है ना? उसके लिए आपको चाहिए डिटेल नॉलेज संहिता का, एक एक चीज जहाँ से वो, क्योंकि सब्जेक्ट के नोट्स जो बनाते हैं जैसे गायनी के नोट्स बनाए हमने, तो गायनी के नोट्स में हम चीजें तो संहिता से ही लेते हैं। आधे चरक शारीर से ले लिया, आधे सुश्रुत शारीर से ले लिए, जहाँ जहाँ से हमको लेना है। तो उसकी जगह हमने क्या किया है कि चरक सुश्रुत को बेस बना लिया है। चरक और सुश्रुत की संहिता से पढ़ेंगे और संहिता में घुस के उसके विमर्श, उसके श्लोक सब वहीं से देखेंगे। और उसके बाद जो बिल्कुल भी संहिता में नहीं बचता है, ऐसा भी कुछ कुछ होता है, जैसे वो है तुम्हारा रस है, तीजी है, और कुछ छोटी मोटी संहिताएं आती हैं। तो उन चीजों के लिए अपन अलग से कुछ कर लेंगे। लेकिन बेस तो अपने को चरक सुश्रुत पूरी डिटेल में, और उसके साथ अष्टांग भी थोड़ी थोड़ी सूत्र स्थान तक तो कम से कम,
इतना चीज को अपने को ज्यादा फोकस करना रहेगा। तो इस बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के नाटक कम रहेंगे आपको। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट वाइज चलेंगे जरूर अपन। जैसे अगर पहला सब्जेक्ट आपको सूत्र स्थान शल्य पढ़ने की इच्छा है या अपने को शल्य स्टार्ट करना है, तो शल्य स्टार्ट होगा सुश्रुत सूत्र स्थान से। अब सूत्र स्थान में सुश्रुत भी कवर हो जाता है और शल्य भी कवर हो जाता है। उसके बाद सुश्रुत निदान और सुश्रुत चिकित्सा, ऐसे करके शल्य पूरा कवर हो जाता है। तो उस तरीके से हमको अब चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो संहिता के अंदर घुस के पूछ रहा है। नोट्स के क्वेश्चन सबको वैसे भी याद रहते हैं, उतने में पार नहीं लग पा रहे। दो साल तैयारी किए वाले लोगों के नंबर भी 50% आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो अगर नेशनल से स्कोर करना है या एमपी में भी कुछ अच्छी रैंक लगानी है, तो फिर हमको संहिता पकड़ के चलना पड़ेगा। नोट्स का खेल अब खत्म हो गया, ऐसा समझ लो। आपको समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा ठीक लग रहा है सबको? नोट्स की दिक्कत भी नहीं रहेगी, संहिता सबके पास है ना। ऐसा मैंने सोचा है, आप लोग उसमें कुछ और ऐड करो, करना हो तो। है ना। उसमें एक दिक्कत एक है, लेकिन नोट्स में ये रहता है कि छोटा सा नोट्स होता है, तो 10-12 नोट्स में कवर हो जाते हैं, 10-12 लेक्चर में कवर हो जाता है वो पेज। तो आपकी अगर क्लास छूटती भी है, आप समझ जाते हो कि हाँ अभी 2 पेज हुए हैं, 3 पेज हुए हैं, 4 चौथे पेज से पढ़ना है। संहिता में एक दिक्कत ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी हो जाएगी, क्योंकि सूत्र स्थान के अगर आपने कहीं एबसेंट हो गए या आपने डिसकंटिन्यू कर दी क्लास बीच में और 2-3 चैप्टर छूट गए, तो सीधे चौथे चैप्टर से ज्वाइन हुए, तो चौथा चैप्टर फिर आपको समझ में उतना कम आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड से सब जो आगे आगे चैप्टर रहते हैं सब कनेक्टेड होते हैं संहिता में, क्योंकि सब रिकनेक्टेड हैं, उनको वैसे ही पढ़ेंगे भी अपन। तो इसलिए आपकी कंटिन्यूटी इस सेशन से ज़्यादा जरूरी है, और वैसे ही नियम भी रहेंगे। पिछली बार तक ये था कि टेस्ट वेस्ट होते थे, आप लोग 2 लोग देते थे, कभी 3 दे दी, कभी 4 दे दिए। इस बार जितने एनरोल्ड बच्चे हैं उसमें से देखना है कि टेस्ट कौन कौन दे रहा है, और जिस दिन दे रहा है, जिस दिन ठीक है नहीं दे रहा है, तो उसको डायरेक्ट रिमूव भी हो रहा है, और रिमूव करके वापस आने की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, मेरे को ऐसा समझ में आया है। उसके लिए भी आप लोग तैयार रहना। मतलब अभी भी जो नए एनरोल्ड हुए हैं, जो बाद में लेक्चर सुनेंगे, लाइव नहीं है, उनको भी बता दूं कि टेस्ट वगैरह दे के परफॉर्मेंस कर पाओगे या सही में करना है तो आप रुको, नहीं तो अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन करने की कोई वो ऐसी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मतलब क्योंकि ज्वाइन करके अपन सोच रहे हैं कि हाँ क्लास चल ले, बस बिना पढ़े चलाएं, टाइम पास करें, तो वैसा नहीं चलेगा। पर एक एक का सबका परफॉर्मेंस चाहिए मेरे को। वो अगर नहीं मिला तो फिर वो बच्चा अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा, फिर वो कहीं भी फोन लगा ले, कुछ नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है इस सेशन से, उसको थोड़ा आप समझ के चलिए। तो उस क्रम में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करें हैं, सिद्धि स्थान स्टार्ट करे थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी ऑल इंडिया पीजी टीम बहुत ज्यादा वेटेज था सिद्धि का। पंचकर्मा बोल लो या सिद्धि बोल लो, बात एक ही है। तो इसलिए मैंने सिद्धि स्टार्ट किया था लास्ट में। उसके 4 चैप्टर मैंने कराए थे, 5वां से आज देखना है हमको। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है, जो किसी नोट्स में अवेलेबल भी नहीं। क्यों नोट्स छोड़े हमने, उसका कारण भी मैं बताता हूँ। क्योंकि जो हमारे पंचकर्मा के नोट्स हैं आप सबके पास होंगे, उनको उठा के देखेंगे, तो उसमें नेत्र बस्ती व्यापक नाम से सिर्फ उनके दोष दिए हैं, क्या बस्ती के दोष कितने हैं, नेत्र के दोष कितने हैं, दाता के दोष कितने हैं। उनकी डिटेलिंग नहीं दी कि हाँ बस्ती के दोष कौन कौन से हैं 10, दाता के 10 कौन कौन से हैं, नेत्र के 8 कौन कौन से हैं। उन 8 दोषों में से अगर दे दिया बस्ती तो कौन सा परिणाम होगा, ये भी नोट्स में नहीं है ना। तो शॉर्टकट वाले नोट्स जो थे वो 5 साल पहले चल रहे थे, अब ऑल इंडिया होने के बाद वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब वो ये जानना चाह रहा है पेपर वाला कि इस नेत्र में अगर ये दोष है तो ये दोष कौन सा है, बस्ती का है, नेत्र का है, दाता का है, पहली बात। दूसरी चीज वो ये पूछता है कि इस नेत्र या इस दोष या एक जो परिणाम दे देता है कि भैया गुद भ्रंश। अब गुद भ्रंश जो हो रहा है वो किस बस्ती व्यापक से होता है, तो किस बस्ती व्यापक में आपको पूरे व्यापक पता होने चाहिए, उनका कनेक्शन पता होना चाहिए, तब आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इस लेवल तक अपने को जाना है। अभी तक नोट था तो इजी भी था, पर पूरी संहिता पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आपका भी जो इनपुट है, आउटपुट है, वो ज्यादा लगेगा मेरे को, और वो आपसे नहीं मिला तो फिर आपको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब सोच लें, अभी भी जल्दी नहीं है, कोई कोचिंग ज्वाइन करे, वरना कोई जरूरत नहीं है, पैसे भी बर्बाद करो, पढ़ोगे है नहीं। ठीक है। 5वां चैप्टर अगर देखें हम, तो 5वां चैप्टर स्टार्ट होता है नेत्र
बस्ती व्यापत सिद्धि। चैप्टर के नाम को अच्छे से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बस्ती से रिलेटेड जितने भी दोष हैं, बस्ती से रिलेटेड मतलब बस्ती के पार्ट्स पहले आप याद करो। बस्ती जिसने दी होगी उसको पता होगा कि बस्ती में कितने पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक तो बस्ती का थैला होता है जिसमें आप द्रव्य भरते हो, उसको बोलते हैं अपन बस्ती। बस्ती के आगे एक नोक जैसी जुड़ी होती है ना, जिसके थ्रू अपन बस्ती देते हैं इसको ऐसा पुश करके, तो यहाँ से बस्ती जाती है। तो ये जो बीच में सेगमेंट होता है लोहे का तांबे का जिसका भी, उस सेगमेंट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेत्र। तो बस्ती और ये पाइप जो हुआ वो नेत्र हुआ। बस्ती और नेत्र ये दो चीज मिलके बनती है पूरी बस्ती। इसको बोलते हैं बस्ती पुटक, क्योंकि पुटक मतलब क्या होता है? जिसमें द्रव्य हो जिसको आप दबा पाओ, वो पुटक होता है। और जो आगे उसको कनेक्ट करता है गुदा से वो होता है नेत्र। तो बस्ती नेत्र अलग है। और तीसरा होता है देने वाला, जिसका हाथ है, डॉक्टर या टेक्नीशियन जो वहां दे रहा है। ऐसे मिला के तीन कंपोनेंट होते हैं बस्ती के अंदर, जिनके दोष अपनों को पढ़ना है। तो इसमें बस्ती के दोष अलग हैं। बस्ती मतलब ये वाली बस्ती जो थैला जैसा है, उसके दोष अलग हैं। बस्ती नेत्र के दोष अलग हैं। और बस्ती देने वाले के दोष अलग हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कौन सा? संख्यात्मक। संख्यात्मक क्वेश्चन तो आपको याद रखने पड़ते हैं और इजी भी है, मैंने याद भी कराया था कि बस्ती नेत्र का दाता। लिख लो अगर नहीं हो तो याद आपको। कैसे याद किया था अपन ने? बस्ती नेत्र का दाता, ये अपनी ट्रिक थी। बस्ती नेत्र का दाता 8 8 10, उसके सामने लिखते जाना बस्ती नेत्र का दाता 8 8 10। अभी जल्दी मत करो, नहीं भी लिख पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग सुन के आराम से लिख लेना, है ना। तो ये हमने संख्या ऐसे याद की थी पिछली बार, क्योंकि संख्या के आगे हम पढ़ते ही नहीं थे। अब पता चला हमको कि संहिता में भी घुस के भी पढ़ना पड़ेगा। तो बस्ती दोष 8, नेत्र दोष 8 और दाता के 10। 10 से दाता, 10 से 10, ऐसे याद रखना। बाकी दोनों 8 ही 8 है। बस्ती दोष भी 8 है, नेत्र दोष भी 8 है, सिर्फ दाता के दोष 10 है। तो दाता से 10, ये तीन संख्या क्लियर है। बस्ती की, नेत्र की और दाता की संख्या, और ये क्या है ये भी पता चल गया है ना। इसी तरीके से सबसे पहले देखते हैं अपन नेत्र। पहले आती है बस्ती, फिर आता है नेत्र। तो गुदा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पहला क्या आएगा? पहला आएगा नेत्र, फिर आएगी बस्ती, फिर आएगा दाता। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं नेत्र। तो जो बस्ती से जुड़ा होता है, एक गांठ से जुड़ा होता है और एक लंबा होता है कुछ, और फिर वो गुदा के अंदर प्रवेश करता है, उस जो कंपोनेंट होता है उस सेगमेंट को अपन नेत्र बोलते हैं। तो लोहे का, तांबे का, किसका भी हो सकता है, पहले जमाने में बनाते थे। आजकल उसको रिप्लेस कर दिया एक कैथेटर से, है ना। वो है नेत्र। सबसे पहले देखते हैं नेत्र के दोष। देखो आप श्लोक नंबर 3 में नेत्र के दोष लिखे हुए हैं कि नेत्र के दोष कितने होते हैं? 8। ये संख्या तो अपने को पता है, बस्ती नेत्र का दाता 8 8 10, है ना। 5वां अध्याय चल रहा है। तो नेत्र के 8। अब दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत कि इन नेत्र, ये दोष किसके हैं? जैसे नेत्र का दोष कौन सा है, बस्ती का दोष कौन सा है और दाता का दोष कौन सा है, ये पहचानना आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये किस बस्ती का किस दोष से रिलेटेड है, नेत्र से, बस्ती से, दाता से, ऐसा। या एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि निम्न में से कौन सा बस्ती पुटक का दोष नहीं है। समझ रहे हैं ना आप क्वेश्चन की गंभीरता? इस तरीके से क्वेश्चन बन चुके हैं, उस हिसाब से देखना है। सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करेंगे कि नेत्र दोष कितने होते हैं। तो 8 होते हैं। अब नेत्र के 8 दोष होते कौन से हैं? तो वो लिखा है श्लोक 3 नंबर का, वो बहुत ईजी है, याद हो जाएगा और याद ही करना है। याद ही करना है तो खेल खत्म हो जाएगा। देखो लिखा है रश्वम दीर्घम तनु स्थूलम जीर्णम शिथिल बंधनम पार्श्व छिद्रम तथा वक्रम अष्टौ नेत्राणि वर्जयेत। बस सीधी सीधी सी श्लोक की लाइन है। नहीं याद होते हैं तो करना पड़ेगा। ये श्लोक एक बार दिक्कत देंगे पर कुछ श्लोक तो याद करने पड़ते ही है ना। याद कर लो, खेल ही खत्म हो जाएगा। और अपोजिट अपोजिट है, जैसे रश्वम दीर्घम तनु स्थूलम जीर्णम शिथिल बंधनम पार्श्व छिद्रम तथा वक्रम अष्टौ नेत्राणि वर्जयेत। तो नेत्र को दिमाग में रख के आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाँ मैं पहचानूंगा कैसे। जैसे उसने पूछ लिया कि स्थूल कौन से दोष से रिलेटेड है, बस्ती से, बस्ती पुटक से, नेत्र से, बस्ती दाता से। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि टेढ़ा क्या जा सकता है या टेढ़ा क्या हो सकता है ना। वक्र मतलब टेढ़ा, तो टेढ़ा आप नेत्री डाल सकते हो, अब बस्ती तो टेढ़ी हो नहीं सकती ना, ऐसे समझना। और उससे अच्छा है कि आप श्लोक याद कर लो। तो इजी श्लोक है।
रश्वम दीर्घम तनुस्थूलम जीर्णम शिथिल बंधनम पार्श्वच्छिद्रम तथा वक्रम अष्टौ नेत्राणि वर्जयेत। ऐसे कर करके 8 दोष होते हैं नेत्र के। भाई या तो रश्व बहुत ज्यादा छोटा है, रश्व मतलब बहुत ज्यादा छोटा, दीर्घ मतलब जरूरत से ज्यादा लंबा है, तनु मतलब पतला है, स्थूल मतलब मोटा है बहुत ज्यादा, जीर्ण मतलब पुराना है। लोहे तांबे का बताया था मैंने आपको, तो आपने पता लगा कोई लोहे का ले लिया जिसमें जंग वंग लगा हो, पुराना नेत्र ले लिया तो इन्फेक्शन का डर है ना। शिथिल बंधनम, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि शिथिल बंधन मतलब क्या समझते हैं? शिथिल बंधन मतलब हम समझते हैं कि गांठ जो है, जो अस्थि से बनती है नेत्र की, उसकी गांठ ढीली बांधना। तो वो ढीली गांठ बनने से भी नेत्र इधर उधर हिलेगा, टाइट नहीं है। अब ये जो शिथिल बंधन दोष है, ये किसका होना चाहिए बताओ? नेत्र का होना चाहिए या बस्ती का होना चाहिए? क्योंकि गांठ जो है वो बस्ती में भी बंधी है और नेत्र में भी बंधी है। ये संदिग्ध क्वेश्चन है। चरक ने क्या माना है? ढीली गांठ पड़ना किसका दोष है? चरक के अकॉर्डिंग क्या है शिथिल बंधन? है ना, नेत्र दोष है। क्योंकि चरक प्रैक्टिकल थोड़े थे और पंचकर्मा के नॉन थे, तो उन्होंने बोला कि गांठ ढीली बंधे या ना बंधे, उसका इफेक्ट किस बेस पे होगा। भाई गांठ अगर ढीली है तो टेढ़ा आड़ा क्या चलेगा, हिलेगा क्या? बस्ती तो हिलेगी नहीं, बस्ती बाहर है, आपने दबा दिया। वो जो नेत्र है ना वो हिलेगा, क्योंकि वो ढीला रहेगा। तो दोष भी जो है वो नेत्र के कारण ही उत्पन्न होंगे, बस्ती के कारण नहीं होंगे, क्योंकि बस्ती तो आप बराबर दबा रहे हो, जितनी दबा रहे हो उतनी जा रही है। इसलिए ढीला बांधना नेत्र का दोष है, ना कि बस्ती का। ये स्टार ला के लिख लो आप। एक और स्टार मार्क पॉइंट ये हो गया कि सुश्रुत जी ने इसका उल्टा बोला है। वहीं पे लिखिए, सुश्रुत के अकॉर्डिंग शिथिल बंधन दोष नेत्र का ना होकर बस्ती दोष माना गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुश्रुत जी क्या बोलते हैं कि नहीं शरद जी आप गलत हो, ढीला बंधना वाला दोष जो है वो बस्ती का होगा, क्योंकि बस्ती उससे ढीली बंधी है। वो अपने अपने क्राइटेरिया है। कोई ये बोलता है कि बस्ती उससे ठीक से नहीं बंधी तो वो बस्ती का दोष मान लेगा, कोई बोलेगा नेत्र अच्छे से नहीं बंधा तो नेत्र का दोष मान लेगा, है ना। तो चरक ने नेत्र और सुश्रुत ने बस्ती। कैसे याद रख रहे हैं? मैंने आपको बताया सीक्वेंस। सीक्वेंस हमेशा अपन कहां से याद रख रहे हैं? पहले कौन आएगा? बस्ती, नेत्र और दाता में सबसे पहले कौन आता है? बुधा की साइड से देखो, अपनी बॉडी की तरफ से देखो, सबसे पहले क्या आ रहा? नेत्र आ रहा। नेत्र के बाद क्या आ रहा? बस्ती आ रही। और सबसे आखिरी में टेक्नीशियन दाता आ रहा। तो सीक्वेंस अपना इस तरफ से चल रहा है। ऐसे ही याद भी रखना है कि शिथिल बंधन दोष को चरक जो है वो पहले आते हैं कि सुश्रुत पहले आते हैं? चरक पहले आते हैं ना, पंचकर्मा की बात है तो चरक पहले आएंगे। इसलिए पहले नंबर पे जो आ रहा है उसको चरक ने माना, और दूसरे नंबर पे जो आ रहा है उसको सुश्रुत ने माना। मतलब चरक ने शिथिल बंधन को नेत्र दोष बोल दिया, सुश्रुत ने शिथिल बंधन को बस्ती दोष बोल दिया, बात खत्म। स से सुश्रुत, स से शिथिल। ये 8 दोष क्लियर है नेत्र के, कौन कौन से हैं? रश्वम दीर्घम तनु स्थूलम जीर्णम शिथिल बंधनम पार्श्व छिद्रम तथा वक्रम अष्टौ नेत्राणि वर्जयेत। ये 8 प्रकार के नेत्र जो है, ऐसे नेत्रों को वर्जित करना चाहिए। अब उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन 8 नेत्र दोषों से क्या होता है? नहीं देखा आपने, इग्नोर कर दिया। पंचकर्मा में यही दिक्कत है, छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देता कोई। तो आपने नहीं देखा, तो छोटा रश्व अगर निकल के, आप खुद ही दिमाग अपने सोचो कि आपने बस्ती बनाई, उसका जो ये है नेत्र, ये जितना होना चाहिए ना उससे छोटा है, जितना बड़ा होना चाहिए उतना नहीं है, उससे छोटा है। तो छोटे होने से क्या हो सकता है? आप खुद सोचोगे। छोटा होने से ये हो सकता है कि जहां तक पहुंचनी है उसको वो नहीं पहुंचेगी औषध, पहले ही गिर जाएगी। होगा कि नहीं होगा ऐसा? है ना, बस वैसे ही कोरिलेट करना है दोषों को। तो रश्व मतलब छोटा नेत्र होगा तो क्या है, देखो दिखा है नीचे चौथे 5वें नंबर के श्लोक में, अप्राप्य, अलग अलग ब्रैकेट बनाते जाओ या एक नंबर डाल, 2 नंबर डालते जाओ। अप्राप्य के ऊपर एक नंबर लिख लो। अप्राप्त मतलब क्या होता है? बिल्कुल हिंदी हिंदी पढ़ेंगे ही नहीं अपन, संस्कृत पढ़ेंगे जहां तक बनेगा।
अप्राप्त मतलब जहां तक प्राप्त होना चाहिए वहां तक प्राप्त नहीं हो पा रही। मतलब ऐसी चीज क्या होगी, वहां तक जो नेत्र जाना था वो नेत्र आपने छोटा ले लिया, तो छोटा लेने से अप्राप्त हो जाएगा ना, इस स्थान पे प्राप्त ही नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि रश्व रह गया, छोटा रह गया, वो बीच में गिर जाएगा। ये क्लियर है। दूसरा हो गया दीर्घ। अब छोटा तो नहीं लिया, बराबर भी नहीं लिया, पर आपने लंबा नेत्र ले लिया। जितना नेत्र का अंगुल प्रमाण बोला है, समझ लो 8 अंगुल बोला है, आपने नेत्र 10 अंगुल का ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ रश्व में अप्राप्त हो रही थी, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अति प्राप्त हो जाएगी। यही हो सकता है। देखो क्या लिखा है, अति गति लिखा हुआ है। अति गति, अति गति मतलब हिंदी में क्या लिखा है देखो, यदि नेत्र बड़ा हो तो औषध ऊपर तक चला जाता है, अति गति। तो अति कब होगा, जब आप जरूरत से ज्यादा बड़ा ले लोगे। तो उसको गुदा में रुकना था, पकवाशय में रुकना था, वो औषध इतनी ऊपर चली गई कि पकवाशय से भी ऊपर चली गई। उसका कारण क्या हो सकता है, नेत्र जरूरत से ज्यादा लंबा है। दोनों क्लियर है। कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है इसमें बताओ। इसी को कहीं कोरिलेट करते जाओ। पहला नंबर ऊपर रश्म में डालो, पहला नंबर इधर अप्राप्त में डालो, उसका ब्रैकेट बंद करो। फिर दीर्घ में दूसरा नंबर डालो ब्रैकेट डाल के, फिर अति गति में दूसरा नंबर डालो। तो एक से एक, दो से दो, ऐसा कोरिलेट करते जाओ। और एक एक चीज को समझना है, तो ये भूलोगे नहीं कभी। तो ये अपन ने समझ लिया कि जरूरत से ज्यादा लंबा होगा तो ज्यादा जाएगी, और कम लंबा होगा तो नहीं जाएगी। तो अप्राप्त हो गया और अति गति हो गया, दोनों क्लियर है। तीसरा दोष है तनु। तनु बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको कि तनु मतलब पतला सा नेत्र है, मोटा नहीं है ज्यादा, तनु है जरूरत से ज्यादा ही पतला है। तो क्या हो सकता है, तो देखो क्या लिखा है उसमें, अति गति के साथ लिखा है क्षोभ। क्षोभ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप और मैं सोच ही नहीं पा रहे कि हाँ भाई तनु वाले जो नेत्र दोष है उससे क्षोभ भी हो सकता है। जो आप सोच नहीं पाते हो या जो आप प्रिटेंड नहीं कर पाते हो, हमेशा बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। यदि कोई टॉपिक पढ़ो तो पढ़ा करो, क्वेश्चन बोलते हैं कि हाँ मैं आऊंगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। जिसको आप प्रिटेंड नहीं कर पाए वो क्वेश्चन आने वाला है, 101% श्योर होगा। तो अब तनु और क्षोभ का संबंध, क्षोभ मतलब क्या है, देखो यदि नेत्र पतला होता है तो उसमें क्षोभ होता है। क्षोभ मतलब क्या होता है और पतले से क्या संबंध है ना। तो क्षोभ मतलब होता है तकलीफ, किसी प्रकार की, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं अपन। उसमें अपन डिटेल में नहीं जाते हुए हम ये समझेंगे कि हमको आंसर सही करना है। अब आंसर कैसे सही करोगे, तो लिखो वहां पे, क्षोभ के ऊपर लिखो और तनु का एरो लगा के लिखो कि जरूरत से ज्यादा पतला होना भी शोभा नहीं देता। लिख लो, जरूरत से ज्यादा पतला अगर कोई आदमी है तो वो शोभा नहीं देता समाज में। शोभा मतलब क्या हो जाएगा, शोभा मतलब क्या, शोभ। बस अपना आंसर क्लियर है। अपने को आंसर आना चाहिए। इसकी डिटेल में जाना कि क्षोभ क्या होता है, क्षोभ कैसे होता है, वो आपको करना है पीजी में। 3 साल वहां भी तो कुछ करोगे ना, यही सब करना रिसर्च के तौर पर। अभी घुस जाओ पहले अंदर। तो 3 दोष हुए अपने, रश्वम दीर्घम तनु। अब तनु मतलब पतला, और पतला होना, जरूरत से ज्यादा ही कोई पतला आदमी है तो वो शोभा नहीं देता। फिर शोभा मतलब क्षोभ। 3 दोष क्लियर हुए, याद करने में कोई दिक्कत गई, है ना। चौथा दोष आता है आपके पास स्थूल। स्थूल मतलब मोटा, जरूरत से ज्यादा मोटा आपने नेत्र ले लिया तो क्या दोष करेगा। तो मोटी चीज, कोई चीज सामने जो है वो ल्यूमन उसका पतला है और उसमें उससे ज्यादा मोटी चीज आपने घुसेड़ दी, तो क्या होगा, जो ट्रैक है उसका कुछ डैमेज होगा ना, ऑब्वियसली होगा कि नहीं होगा। जितना ल्यूमेन है उससे मोटी चीज अगर आप उसमें घुसेड़ रहे हो या उसमें इंसर्ट कर रहे हो, तो उस जो एनाटॉमिकल रीजन है वहां पे कुछ डैमेज होना चाहिए, फोर्सफुली घुसेड़ोगे तो। समझ में आ रहा है। तो वही लिखा हुआ है वहां पे। चौथा दोष देखो कौन सा है, चौथा दोष है स्थूल, और चौथा उसके परिणाम क्या है, कर्षण। कर्षण भी बहुत बार पूछता है क्योंकि समझ नहीं पाता आदमी। 2 तरीके इसको याद रखना कि बहुत इजी है। स्थूल आदमी की चिकित्सा क्या होती है, कोई स्थूल आदमी है तो उसकी चिकित्सा में क्या करोगे आप,
अरे स्थूल आदमी को कैसी चिकित्सा देते हैं? कर्षण ही दोगे ना। कर्षण मतलब कार्श, कार्श मतलब पतला करना। तो पतला किसको करते हैं? पतला करते हैं हम जो मोटा है उसको, है ना। तो स्थूल दोष की के से प्रभाव क्या होगा? कर्षण। ये कनेक्ट हो गया अपना, क्योंकि स्थूल की चिकित्सा है कर्षण, ऐसा याद रख लेना। तो स्थूल के लिए क्या परिणाम होगा? कर्षण। दोनों याद नहीं रहते, तनु भी याद नहीं रहता। तो तनु मतलब पतले लोगों का होना शोभायमान नहीं होता, शोभा नहीं देता उनको, इसलिए पतला मतलब क्षोभ हो गया। और मोटे की चिकित्सा क्या है? कर्षण। मतलब कर्षण दोष जो है वो किसके कारण होता है? स्थूल के कारण। 5 दोष क्लियर हुए चारों? है ना। अगला दोष भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है कि जीर्णम। जीर्णम मतलब क्या है? जीर्ण मतलब क्या समझते हैं अपन? पुराना। कोई भी चीज, समझ लो लोहे की चीज है, ये रॉड लगी है। अब ये रॉड अगर पुरानी हो गई, इसके ऊपर एक जंग की परत लग जाती है। अब कोई चीज नई है तो वो स्मूथ रहती है, और पुरानी है तो उसमें जंग की परत लग गई तो वो ऊपर नीचे हो गई, इरेगुलर हो गई, स्मूथ नहीं रह गई। अब उसको अगर आप कोई डेलिकेट चीज में इंसर्ट करोगे तो उससे क्या हो सकता है? अंदर वो जो इरेगुलर चीजें हैं या जो जंग लगी हुई है, वो वहां पे जाके अल्सर क्रिएट करेगी या उसको डैमेज करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? तो इस दोष का परिणाम लिखा है उन्होंने क्षणन। क्षणन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्षणन मतलब काटना, किसी चीज को काटना। काटेगा कौन? लोहे का जंग। जो जंग रहता है ना, या पुरानी चीज जो रहती है, वो अच्छे से ज्यादा काट पाती है, क्योंकि पुरानी चीज जो है वो इरेगुलर हो जाती है, उसमें कुछ कुछ चीजें लगी रहती हैं। पुराना होना मतलब कुछ चीजें उसमें लगी रहना, एक जैसा स्मूथ नहीं रहता। लोहा जो है वो पुराना होने पर उस पर जंग लग जाती है तो इरेगुलर हो जाता है। उस लोहे को आपने कहीं अगर इंसर्ट किया तो वो जो जंग लगी हुई है वो वहां के सरफेस को या वहां के टिश्यूज को काट देगी। काटना मतलब क्षणन। तो पुरानी चीजें क्या करती हैं? पुरानी चीज यूज करने से वो काट देती हैं चीजों को। क्षणन, क्षणन। तो क्षणन को लिख लो कहाँ पे? जीर्णम में। जीर्ण क्षणन। दूसरा तरीका और है याद करने का, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो ऐसे भी याद रख सकता है कि जीर्ण में आना है, क्षणन में नाना है, दोनों का आना आना गोला बना लो, बात ही खत्म। दोनों के आना में गोला बना लो। अभी जो लेट ज्वाइन होंगे ना उनको समझ में नहीं आएगा, तो आप जो रिकॉर्डिंग इसकी सेव होगी उसको स्टार्टिंग से देखिएगा, और उसके सामने बुक खोल के रखिएगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या चल रहा है। बीच से आओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्षणन मतलब क्या हुआ? काटना। और किसी भी चीज को जब काटता है आदमी तो कब काटता है? जब वो पुरानी हो या उसमें जंग वंग लग गया हो। तो जंग पुराना लगना मतलब जीर्ण होना। ये क्लियर हो गया। अगला दोष आता है शिथिल बंधन। अब शिथिल बंधन दोष क्या है? शिथिल बंधन मतलब गांठ का ढीला पड़ जाना। तो गांठ का ढीला पड़ गया, गांठ जो है वो ढीली है, आप कहीं भी हिला रहे हो थोड़ा सा भी नेत्र को तो वो हिल रहा है, क्योंकि गांठ उसकी स्ट्रांग बनी नहीं है। इसका दोष का वो क्या है? स्त्राव। देखो मैंने कहा था ना, स्त्राव। स्त्राव, शिथिल बंधन का दोष क्या है? स्त्राव। देखो लिखा भी है नीचे हिंदी में, यदि नेत्र पुराना हो तो गुदा को काट देगा, और यदि बंधन ढीला हो तो औषध बहकर बाहर निकल जाता है। स्त्राव बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्त्राव को मार्क करो, है ना। शिथिल बंधन से स्त्राव। अब कोई भी इसको भी बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं अपन। शिथिल बंधन मतलब बंद अपन काय पे बांधते हैं? बंद अपन बांधते हैं, बैंडेज काय पे लगाते हैं? किसी को कोई चोट लग गई और उसके वहां से खून निकल रहा है तो अपन उसको बैंडेज बांधते हैं ना, साफ साफ करके। क्यों बांधते हैं बैंडेज? जिससे वो स्टेबल रहे थोड़ा सा गांव का वो, और वो खून वून ना निकले। तो अगर आपने किसी की पट्टी ढीली बांध दी, टाइट नहीं करी अच्छे से, तो क्या होगा वहां से? कोई भी पट्टी आप सोच लो, कोई को घाव लगा यहाँ पे, आपने उसकी पट्टी ढीली बांध दी। अब ढीली बांधेगी तो वहां से क्या निकलेगा? स्त्राव होगा ना। तो आपने शिथिल बंधन को कैसे याद कर लिया? बंद से याद कर लिया। बंद मतलब बैंडेज। बैंडेज कहीं भी अपन बांधते हैं तो किसी चीज को रोकने के लिए बांधते हैं। क्या भाई यहाँ पे उसको घाव लगा, यहाँ बैंडेज बांधो, मतलब कोई स्त्राव नहीं होना चाहिए, खून को रोक दो। खून को रोकने के लिए बैंडेज बांधते हैं। अब उसको शिथिल बंधन कर दिया तो क्या होगा? स्त्राव निकलेगा, इसलिए शिथिल बंधन के साथ स्त्राव आएगा। ये दोष भी क्लियर। अगला दोष आता है पार्श्व छिद्रम। नेत्र है, ऐसा नेत्र है, और नेत्र के कहीं साइड में कोई छोटा सा छेद है जो आपको नहीं देख पाए आप जल्दी जल्दी में, पर वो नेत्र में जो था साइड में छेद था।
सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें क्या होता है मैं बताऊँ आपको, और इसलिए ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबको लगता है कि साइड से अगर छेद है मतलब उस छेद में से स्त्राव होना चाहिए। आदमी स्त्राव देखता है और पहली फुर्सत में लगा देता है कि स्त्राव, क्योंकि पढ़ा तो रहता नहीं। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता है कि स्त्राव तो कब होता है, जब पट्टी ढीली बांधो जब स्त्राव होगा। तो फिर साइड में अगर छेद है तो उससे क्या दोष होगा। तो देखो क्या लिखा है, पार्श्व छिद्रम से गुद पीड़ा लिखा है। 4 स्टार वाला क्वेश्चन है और ये 101% पूछेगा, क्योंकि कोई का बाप इसको गैस कर ही नहीं सकता। प्रिटेंड कर पाओगे कभी कि पार्श्व में छिद्र होने से गुद पीड़ा हो सकती, नहीं होगा ना। इसलिए ये बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो गया अपने लिए। गुद में पीड़ा कैसे होती है, पार्श्व छिद्र। याद कैसे रखेंगे बताओ। अरे दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ध्यान से देखो। एक में लिखा है छिद्र, एक में लिखा है गुद। तो अपने शरीर में अधोमल निकालने के लिए छिद्र कहाँ होता है, शरीर में छिद्रों की स्थिति में कौन कहाँ कहाँ छिद्र होते हैं। ऊपर 9 है, नीचे 3 है, उसमें से कौन सा एक दिख रहा है उसमें, बताओ। अरे अधोमल निकालने के लिए कोई छिद्र है अपने शरीर में, उसको क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं ना। तो बस अपना आंसर क्लियर है, गुदा का छिद्र। लिख लो वहां पे स्टार लगा के, गुद पीड़ा के ऊपर लिख लो गुदा का छिद्र, मतलब ये आपका क्लियर हो गया। गुदा का छिद्र मतलब पार्श्व छिद्र जो दोष है उसके परिणाम स्वरूप गुद पीड़ा होगी, क्योंकि छिद्र को आप कोरिलेट करोगे गुदा से। ये मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप लिख भी दे रहे हो, आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा, याद रहेगा कि नहीं। 110% आपको ऑप्शन बोल के बताएगा कि मैं आंसर हूँ, अगर आप उसको रिपीटेडली पढ़ रहे हो तो। और नहीं तो आप अपने हिसाब से पढ़ के देख लो उसको, नॉर्मली बिना कुछ कोरिलेट किए पढ़ के देख लो। बिना कुछ कोरिलेट किए पढ़ के देख लोगे तो आपको 2 घंटे याद रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे। बहुत जीनियस अगर कोई आदमी है तो उसको 3 दिन याद रह सकता है, उससे ज्यादा याद नहीं रह पाएगा। और यहाँ आपको चीजें रिमाइंड रखना है 1 साल करीब करीब, और वहां जाके आंसर लिखना है, टिक करना है। तो वहां आप जैसे ही बस्ती नेत्र दोष वाला क्वेश्चन देखोगे, आपको दिक्कत से वो कनेक्ट हो जाता है कि गुद लिखा है मतलब गुदा का वर्ग कौन सा है, गुदा क्या होती है, छिद्र होती है। शिथिल बंधन मतलब ढीला बंधन बांधोगे तो स्त्राव होगा। कोरिलेट हो जाता है, चीजें कोरिलेट हो करना पड़ेगा। लेकिन स्थूल तो मोटे आदमी का अपन क्या करते हैं, कर्षण करते हैं, तो कर्षण होता है ऐसा। तनु मतलब पतला होना शोभा नहीं देता, शोभा मतलब क्षोभ हो गया। ऐसे चीजें कोरिलेट करते हो जब आंसर लग पाते हैं वहां। इतना आसान अगर होता कि पढ़ के अपन क्वेश्चन लगा देंगे तो सब सिलेक्ट ही नहीं हो जाते। पढ़ने की टेक्निक गलत है। लास्ट वाला बचता है एक दोष, वक्रम। वक्र मतलब क्या समझते हैं, सीधा ना होके टेढ़ा है। जो नेत्र है आपका वो ऐसा सीधा नहीं है, टेढ़ा है। तो टेढ़ा होने से वो टेढ़ी जगह जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। तो देखो क्या लिखा है दोष, गति जिह्वा। गति जिह्वा मतलब क्या होता है, लास्ट में यदि नेत्र टेढ़ा हो तो वह गुदा में टेढ़ा होकर ही प्रवेश करेगा, जिससे औषधि सीधे रूप में प्रवेश नहीं करेगा। ये क्रमशः 8 दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। गति जिह्वा मतलब होता है जिह्वा के समान टेढ़ी। कैसे याद रखेंगे इसको भी, अगर संस्कृत से पूछ लिया तो कैसे याद रखेंगे, जिह्वा से याद रखेंगे। जिह्वा, जिह्वा मतलब जीभ। तो जीभ होती है आपकी वो स्टेबल एक जगह रहती है, कभी कभी मुंह खोल के देखना आईने में, कभी टेढ़ी कभी आड़ी, कभी पीछे कभी ऊपर कभी नीचे, स्टेबल नहीं रहती कभी भी जीभ। कैसे याद रखेंगे, जीभ हमेशा टेढ़ी रहती है, ऐसा याद रखो। इस 8 दोष को अच्छे से अगर आपने जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ लिया तो आपके एक भी क्वेश्चन श्लोक से दे चाहे कहीं से तो गलती नहीं हो सकते। समझ में आ रही बात। इन 8 दोषों में कोई डाउट हो किसी को तो बताए, है ना। वहीं के वहीं चीजें अपन 90% याद करते चलेंगे और क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्स भले ही धीरे चलेगा, क्योंकि अब अपने पास चीजें कंसाइज हैं। अब चीजें अपने पास चरक है और सुश्रुत है। क्योंकि आप मानो ना मानो, कितना ही कठिन पेपर आ जाए,
चरक और सुश्रुत मिला के 60-65% तो देना ही देना पड़ेगा उसको, चाहे वो कितनी कठिन आदमी है। तो भले ही अपन बहुत टाइम लगाएं, लेकिन चरक सुश्रुत अच्छे से करेंगे, उसके बाद की चीजें भले ही अपन जल्दी जल्दी करेंगे। टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अगर 1 साल ही है आपके पास, तो 1 साल में दिक्कत होती है, क्योंकि जल्दी से अडेप्ट करके, जल्दी से सीख के, जल्दी से उसको पढ़ना भी पड़ता है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि 3rd ईयर से कोचिंग ज्वाइन करना बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि टाइम आपको तभी मिलता है। ठीक है, तो ये बस एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको आज नेत्र दोष पढ़ा है। इंट्रोडक्टरी क्लास थी, वो सिर्फ समझाना था कि अपन कैसे चलेंगे। और दूसरी चीज, जो 1 से 4 चैप्टर के रिकॉर्डिंग उसमें सेव्ड है, मेरी क्लास है अभी जिस क्लासरूम में आप ऐड हो उसी में, वो 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। एक मैं टेस्ट लूंगा तो 1 से 5 का लूंगा, और टाइम बता दूंगा 3 या 4 दिन पहले कि हाँ इस दिन टेस्ट। उस टेस्ट के पहले आपको पढ़ना और देना है, दोनों अनिवार्य रहेगा। उस टेस्ट में जो नहीं पढ़ेगा या नहीं देगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज अच्छे से समझ लीजिए कि इस बार नाटक नहीं चलेंगे। क्या हमने टेस्ट नहीं दिया, सर को एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि हम घर पे थे, रास्ते में थे, बस में थे, कार में थे, तो चल जाएगा? कुछ नहीं चलेगा, सीधे क्लास से बाहर होगे और जयराम जी की। क्लियर है? तो अभी आपको क्लास के बाद ये करना है कि ये जो तुरंत की क्लास है वो क्लास के उठने से पहले ही खत्म करना है। रोज का शेड्यूल सुन लो आप, अगर आपको सच में सिलेक्ट होना है तो, क्योंकि गवर्नमेंट सीट हलवा नहीं रह गई आजकल, मिलती नहीं है ना। जब भी मैं क्लास छोड़ूं तब तक आपको उठना नहीं है, जब तक आप उस क्लास का उस दिन का खत्म ना कर लो, क्योंकि तुरंत का तुरंत पढ़ने में हार्डली 10 मिनट लगते हैं, हार्डली 10 मिनट। आज मैंने धीरे पढ़ाया, नहीं तो अपन तेज पढ़ेंगे कल से तो 2-3 पेज पढ़ेंगे, हार्डली 3-4 पेज। वो बिना पढ़े आपको उठना ही नहीं है। तो उस जो पढ़ा वाला है उसको पढ़ने के लिए आपको दोबारा टाइम नहीं देना दूसरी क्लास तक। और फिर आपको सुबह से या कल रात की क्लास के पहले 1 से 4 चैप्टर कभी भी पढ़ना है। 1 पढ़ लो, फिर 2 पढ़ लो, फिर 3 पढ़ लो, फिर 4 पढ़ लो। उसके लिए ले लो आप, टाइम ले लो, क्योंकि 4 चैप्टर में टाइम लगेगा, लेकिन वो कंप्लीट करते चलना है साथ में। इसलिए मैं कम कम पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 1 से 4 आपने पढ़े नहीं। ठीक है, तो टेस्ट का ध्यान रखेंगे कि टेस्ट देना सबको अनिवार्य है। जो नई ज्वाइनिंग है उनको भी देख लेंगे क्लास, तो पता चली जाएगा। ठीक है, सुबह अभी सिद्धि स्थान खत्म करते हैं पहले, फिर जमाते हैं। एकदम से इनको सुबह भी देंगे तो ये सब डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तुम तो पुराने खिलाड़ी हो, पर ये बच्चे जरा नए हैं, थोड़ा अडेप्ट कर लें। रिसर्च से क्वेश्चन आते हैं ना, रिसर्च से आते हैं क्वेश्चन, संस्कृत से क्वेश्चन आते हैं, काश्यप, माधव, भाव प्रकाश, सबसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेरे को एक बात समझाओ आप लोग कि भाव प्रकाश है, माधव है, सारंगधर है, सब कुछ है, उसमें क्वेश्चन आया 30%, ठीक, संस्कृत रिसर्च मिला के, और 70% क्वेश्चन आते हैं चरक सुश्रुत अष्टांग से। ठीक, अब क्या होता है कि अपन लोग जब नए नए लर्नर रहते हैं या नई नई तैयारी करते हैं, तो अपने को वो क्वेश्चन ज्यादा दिखते हैं जो अपने को नहीं बनते। और कौन से नहीं बनते? जो दूसरी संहिता से आए हों। तो अपन पूरा फोकस करने लग जाते हैं वहीं पे कि नहीं यार, सारंगधर से क्वेश्चन आया था, अपने को सारंगधर अच्छे से पढ़ना है, भले ही चरक सुश्रुत पढ़ी नहीं हो। लेकिन मैं हर बार 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 सबको यही कहता हूं कि आप सिर्फ उस 70% पे फोकस करो। 30% पे ज्यादा फोकस करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मॉडर्न के 20 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। अब मॉडर्न पढ़ने जाओगे क्या, या कोई जाता है क्या? पढ़ोगे भी तो कैसे पढ़ोगे, अच्छा बताओ। अनलिमिटेड मॉडर्न है, और 20 क्वेश्चन के लिए आपने चलो बहुत मेहनत से मॉडर्न पढ़ भी लिया, तो भी उसमें क्या जरूरी है कि पूरे मॉडर्न में से आपका पढ़ा वाले 20 क्वेश्चन आएगा? जरूरी है क्या? नहीं है। शारंगधर आपने पूरी घोट डाली, पता लगा उसमें से 2 क्वेश्चन आए। अब पूरी शारंगधर घोट डाली, इतना टाइम दिया 2 क्वेश्चन के लिए, और यहाँ 70% चीजें जहां से आ रही हैं उसको आप छोड़ दे रहे हो। तो मेरा दूसरा तरीका रहता है, मैं क्या करता हूँ कि जो बाकी की एसेसरीज चीजें हैं, संस्कृत है, रिसर्च है, उनको आखिरी में देख लो, जितना देख पा रहे हो, क्योंकि उतना ही टाइम देना चाहिए उनको। बार बार रिवीजन और बार बार रिपीटेशन चरक सुश्रुत का जितना होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उतना आप 70% में गलती नहीं करोगे। उस 30% का कंफर्म नहीं है ना कि वो पढ़ा वाला आएगा कि नहीं आएगा, दिक्कत ये है। और यहाँ 70% का कंफर्म है कि ये बस्ती व्यापक से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो आएगा ही, हर बार आता है। शल्य से क्वेश्चन नहीं आना है, तो आएगा ही आएगा। वो भी करेंगे, लेकिन वो अपन उतना टाइम और उतनी डेडिकेशन से नहीं करेंगे जितना अपन चरक सुश्रुत करेंगे। सबसे पहले मेन फोकस होना चाहिए चरक सुश्रुत की, दोनों चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए माइंड में, सब कुछ।
तब आप दूसरी चीज पढ़ लो। पर यहाँ का रिपीटेशन छोड़ के आप वो चीज देखोगे तो फिर गलत है और ऐसे में सिलेक्ट हो भी नहीं पाओगे। क्लियर है? रिसर्च भी, संस्कृत भी, जितना सब बनेगा मैं कराऊंगा। नहीं भी बनेगा तो आपको नोट्स तो दे ही दूंगा, लेकिन उसको उतना ही टाइम देना है जितना उसके लिए वैलिड है। जरूरत से ज्यादा टाइम देकर उसके भाव नहीं बढ़ाना, क्योंकि क्वेश्चन 4 से 6 नहीं हो जाएंगे, क्वेश्चन 2 या 3 ही रहेंगे। ठीक है, तो कल शाम को मिलते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अभी फिर मैं जो आप सब्जेक्ट बोलोगे वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है?